हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन काका। ऊपर आका है, नीचे आपका काका है। मैं आपकी बायोलॉजी टीचर डॉक्टर शनेता शर्मा आपके लिए लेकर के आई हूँ क्लास 9th द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का एक टॉपिक जो हमको बहुत कंफ्यूज करता है। वो है ऑस्मोसिस। समझ नहीं आता एक्सोस्मोसिस क्या, एंडोस्मोसिस क्या, किस में श्रिंकेज, किसके अंदर टर्जिडिटी, क्या फ्लैसिडिटी, कुछ समझ नहीं आता। तो मैं बहुत ही आसानी से आपको समझाने आई हूँ। कौन सा टॉपिक? ऑस्मोसिस। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे हर बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ये आपके 12th नीट तक काम में आएगा। तो विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक समझाना चाहूँगी। यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये 3 तरीके से होता है। ठीक है, बहुत ही बेसिक से बच्चों में आपको लेकर के चल रही हूँ, फिर मैं ऑस्मोसिस पे प्रोसीड करूंगी। पहले थोड़ा सा बेस आपको पता होना चाहिए। फटाफट से बेस हम डिस्कस करेंगे। मैंने क्या बोला? ट्रांसपोर्ट। ठीक है, 3 तरीके से होता है अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन कौन से तरीके हैं वो? पहला तरीका हो गया आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जहां पर कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होती, अपने आप जो ट्रांसपोर्ट होता है उसका पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलोगे। दूसरा हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें एक सेल अपनी खुद की एनर्जी लगा रहा है चीजें बाहर से अंदर लेने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेल के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज भरा हुआ है, अब उसको ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, बट अगर उसने ग्लूकोज बाहर देखा तो वो फिर से क्या करेगा? उसको जबरदस्ती पकड़ के सेल के अंदर लेकर के आएगा, तो उसके लिए एनर्जी खर्च होगी। उसको आप बोलते हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लास्ट हो गया बल्क ट्रांसपोर्ट। अगर इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो बल्क ट्रांसपोर्ट मतलब एक सेल खाना खाता है और पानी पीता है, उसको बल्क ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जब बल्क में वो चीज अपने अंदर ले लेता है। हमको एक्टिव और बल्क ट्रांसपोर्ट से कोई काम नहीं है, हमारा काम है किससे? पैसिव ट्रांसपोर्ट से। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट कब होता है? देखो, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है। आज आप कोई भी रूम में घुसा, ठीक है, उसने एक परफ्यूम लगाया हुआ है, क्या दूसरे एंड में स्मेल आएगी? नहीं आएगी। बट अगर आप कुछ सेकंड्स वेट करो तो भाई इस कोने से दूसरे कोने के अंदर जो स्मेल है वो ट्रांसफर हो जाएगी। ये जो ट्रांसफर है इसको आप बोलते हो ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन। ठीक है, मतलब एक जगह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे परफ्यूम के, एक जगह बिल्कुल कोई मॉलिक्यूल नहीं था परफ्यूम का। तो आपने क्या किया? हायर कंसंट्रेशन से जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स थे वो लोअर कंसंट्रेशन में मूव हो गए। इसको आप बोलते हो डिफ्यूजन। यही तरीका अपनाता है कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर बाहर किसी भी चीज के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा हैं और सेल के अंदर किसी भी चीज के मॉलिक्यूल बहुत कम है, तो बाहर से अपने आप चीजों का मूवमेंट अंदर की तरफ हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, या फिर अंदर किसी चीज का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और बाहर नहीं है, तो अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसको बोलते हो आप डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लांट को ब्रीथ करना है तो सेल के पार, प्लांट के बाहर, या फिर मैं बोल रही हूँ एक पर्टिकुलर सेल की अगर मैं बात करूं कि उनको ब्रीथ करना है, ठीक है, मैंने क्या बोला? मेरे पास है एक सेल, सेल को क्या करना है? ब्रीद करना है। ठीक है, ब्रीद करने के लिए वो क्या करेगा? ऑक्सीजन अंदर लेगा, अंदर से CO2 बाहर की तरफ छोड़ेगा। ठीक है, क्या कर रहा है वो? ऑक्सीजन अंदर ले रहा है और CO2 को बाहर की तरफ छोड़ रहा है। ठीक है, मतलब इसके लिए क्या होना चाहिए? सेल के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो वो क्या करेगा? बाहर से ऑक्सीजन लेगा। मतलब बाहर के एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, अंदर के एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम है, तो अपने आप बाहर से अंदर की तरफ ऑक्सीजन चली जाएगी। वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अंदर बहुत ज्यादा है और बाहर बहुत कम है, तो आराम से अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ चली जाएगी। ये जो प्रोसेस हो रहा है टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसको आप बोलते हो ऑस्मोसिस। नहीं बच्चों, यहाँ गलती मत करना, इसको आप बोलते हो डिफ्यूजन।
यही डिफ्यूजन अगर वाटर के लिए हो तो इसको आप बोलते हो ऑस्मोसिस। तो हमने क्या किया, हमने वाटर के लिए एक स्पेशल टर्म दे दिया। सो डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस ई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आई कैन से डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, अब ये क्या है, कैसा है, उसको हम समझते हैं, इस पे बाद में चलेंगे। सबसे पहले ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो मैंने एक डेफिनेशन बोली आपको, दैट इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस selectively permeable membrane, ठीक है, is called osmosis। क्या बोला, is called osmosis। अब ये डिफ्यूजन कैसा है, ये डिफ्यूजन है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इसी डेफिनेशन को हम करते हैं थोड़ा सा मॉडिफाई। मैंने क्या बोला आपको, डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम, क्या बोल रही हूं मैं, देखो ये तो आपको समझ में आ गया कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अभी ये डेफिनेशन थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। मैंने क्या बोला, डिफ्यूजन ऑफ वाटर, डिफ्यूजन ऑफ वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये मत भूलना आप। डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स, बताना तो पड़ेगा ना किसके कंसंट्रेशन की बात हो रही है, तो इट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर concentration to its lower concentration across selectively permeable membrane is called osmosis। ठीक है, समझ में आया कि पानी जहां पर ज्यादा है वहां से वो मूव कर रहा है जहां पर पानी कम है, थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। अब आओ मैं इसको आपको समझाती हूँ। ठीक है, मैंने बोला ये मेरे पास एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेल के केस में ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मैंने बोला सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सेल का आउटर साइड है, ये सेल का इनर साइड है। ठीक है, अब मैंने बोला कि जो सेल का आउटर साइड है वहां पर काउंट करते जाओ, वाटर मॉलिक्यूल्स में बना रही हूं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। ठीक है, वहीं मैंने बोला सेल के इनर साइड में ओनली 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। ठीक है, यहां पर वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 10 मॉलिक्यूल्स। यहां पर वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4 मॉलिक्यूल्स। बच्चों ध्यान देकर के सुनना, जो चीज बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी कंसेप्ट है, बट हमने हमारे दिमाग में बहुत खिचड़ी पकाई हुई होती है। ठीक है, सुनो, यहां पर वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स है, यहां पर वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स है, यहां पर वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स है, 4 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, एटमॉस्फेयर या फिर हमारी बॉडी क्या करती है, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करती है। हर चीज़ हर जगह बराबर तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए। तो बॉडी क्या करेगी, इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करेगी। बैलेंस जब करना होगा तो भाई ये जो 10 मॉलिक्यूल्स है ना, ये मूव करने चालू होंगे 4 मॉलिक्यूल्स की तरफ, ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। तो कंसंट्रेशन वाटर का कहाँ ज्यादा है, बाहर की तरफ 10 मॉलिक्यूल्स है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ मूव करना चालू करेंगे। ठीक है, इसी को आप बोलते हो ऑस्मोसिस। बहुत सिंपल हुआ ना, बहुत सिंपल हुआ। ठीक है, हमने बोला मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ
सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको कई बार इस तरीके से साइन बना हुआ मिलेगा। ठीक है, ये जो साइन होता है ना बच्चों, ये साइन होता है आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का। बेस ऑफ ट्राइंगल हैज द हाइयर कंसंट्रेशन, पॉइंट ऑफ ट्राइंगल या फिर एपेक्स ऑफ ट्राइंगल हैज दी लोअर कंसंट्रेशन। तो ये डिपिक्ट करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हर बार आपको मॉलिक्यूल बने हुए नहीं मिलेंगे, कई बार ये साइन भी बना हुआ मिल सकता है। ठीक है, जहां पर बेस है मतलब उधर कंसंट्रेशन हाई है, जहां पर एपेक्स है मतलब उधर कंसंट्रेशन लो है। ठीक है, अब आ जाओ, मैं आपको बताती हूँ ये सिचुएशंस क्या क्या हो सकती है सेल में जब ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको 3 सिचुएशंस बता रही हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। मैं आपको 3 सिचुएशंस यहां पर बता रही हूं। पहली सिचुएशन देखो सब कोई, फर्स्ट सिचुएशन में मैंने क्या किया, अंदर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स ले लिए 10। ठीक है, ये मैंने लिखा आउटसाइड ऑफ द सेल, यहां मैं लिख रही हूं इनसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, एक चीज याद रखना बच्चों, मूवमेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, मूवमेंट हमेशा होगा ही होगा। ठीक है, यहां पर मैंने बोला वाटर मॉलिक्यूल्स आउटसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, यहां मैं बोल रही हूं वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, इन 3 पे आने से पहले एक क्विक डेफिनेशन आपको मैं ऑस्मोसिस की और बता रही हूँ। देखो, हर बार सेल के बाहर प्योर वाटर तो प्रेजेंट नहीं होगा, है ना, वाटर के साथ कुछ ना कुछ और सब्सटेंस तो प्रेजेंट होगा ही होगा। तो हमको पता है जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर होता है सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो सेल के बाहर क्या होगा, सॉल्यूशन ही ना होगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट तो क्या होगा, वाटर, साथ में क्या होगा आपका सल्यूट। सल्यूट मैं अभी के लिए आपको समझाने के लिए एक कॉमन सल्यूट लेकर के चल रही हूं, दैट इज शुगर। ठीक है, और सॉल्वेंट हमको पता है वाटर होगा आपका। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि यहां पर ये तो चीज समझ में आ गई आपको, मैं सल्यूशन लेकर के चल रही हूं, सल्यूशन में ऑल ओवर लेकर के चलती हूँ बच्चों 15। यहां भी 15 मॉलिक्यूल्स है सोल्यूशन के, इधर भी 15 मॉलिक्यूल्स है सोल्यूशन के। मतलब अगर 10 यहां पर वाटर है तो बचा हुआ कितना हो गया आपका 5। 1 2 3 4 5, ये मेरे शुगर मॉलिक्यूल्स है। यहां पर 4 है, मतलब शुगर कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हो गया 15। ठीक है, यहां पर शुगर ज्यादा है, यहां पर शुगर कम है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर टुवर्ड्स हायर सल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, एक डेफिनेशन मैंने आपको और बताई, क्या बताई मैंने, movement of water towards higher solute concentration। ठीक है, समझ में आया हायर सल्यूट कंसंट्रेशन कैसे, वापस बता रही हूं सुन लो। हमेशा सेल के बाहर प्योर वाटर तो होने वाला नहीं है। ठीक है, एक सोल्यूशन होगा जिसके अंदर से पानी सेल को लेना है। ठीक है, सेम कंडीशन सेल के अंदर भी होगी। ठीक है, हर बार प्योर वाटर तो होगा नहीं, साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीजें इसके अंदर होगी। तो हमने बोला एक सोल्यूशन बना होता है सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, आपको पता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है आपका वाटर। यहां पर मैं सल्यूट अभी के लिए आपको समझाने के लिए लेकर के चल रही हूँ शुगर। मैंने बोला सोल्यूशन के अंदर और बाहर मॉलिक्यूल्स हैं बराबर 15-15, बाहर भी 15 है और अंदर भी 15 है। हमने बोला बाहर की तरफ जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हो गए 10, तो बचा हुआ आपका क्या हो गया शुगर, दैट इज 5। अंदर मैंने बोला वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं 4, तो बाहर का बचा हुआ शुगर हो गया वो हो गया 11। ठीक है, तो ज्यादा शुगर कहां पर है 11 अंदर की तरफ, तो मैंने बोला वाटर जो है वो ज्यादा सल्यूट की तरफ मूव कर रहा है, मतलब वाटर इज मूविंग टुवर्ड्स हायर सल्यूट कंसंट्रेशन। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, चलो अब आ जाओ वापस हम चलते हैं हमारे
सिनेरियो पर जो हम बात कर रहे थे। ठीक है, मैंने क्या बोला, सोल्यूशन ही लेकर के चलेंगे बच्चों। ठीक है, मैं बोल रही हूँ यहाँ पर सोल्यूशन मेरा कांस्टेंट है, वही लेकर के चलते हम। चलो 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूशन में ये मेरा कांस्टेंट है, तीनों सिचुएशंस में यही मैं लेकर के चलूंगी। ठीक है, तो पहली सिचुएशन में क्या हो गया बच्चों, देखो वाटर मॉलिक्यूल्स मैं लिख लेती हूँ। वाटर मॉलिक्यूल्स फर्स्ट सिचुएशन में मैंने लिखा बाहर की तरफ है 15। ठीक है, बचे हुए आपका शुगर जो होगा वो हो जाएगा 5। ठीक है, यहां पर जो अंदर का सिचुएशन है ना वो भी सेम है। वाटर कितने हैं 15, सल्यूट कितना हो गया या फिर शुगर कितनी हो गई 5। अब देखो दोनों सिचुएशन में क्या हो रहा है, बिल्कुल बराबर बराबर है ना। तो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट। क्या बोला मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है बेटा, नेट मूवमेंट। अब ये नेट मूवमेंट क्या होता है इसको समझो। देखो हमेशा ट्रांसपोर्ट तो चलता रहेगा, पर वो ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, बैलेंस्ड रहेगा। मतलब जितने मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर जा रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। ठीक है, तो अगर अपन दोनों को चेक करें या डिवाइड माइनस करें तो जो नेट है, जो एक्चुअल मूवमेंट है वो 0 आएगा। कैसे, मैंने बोला बाहर से अंदर की तरफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जा रहे हैं, इसको बैलेंस करने के लिए अंदर से भी बाहर की तरफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे। तो नेट कितना हुआ, 5 माइनस 5 0। सो अगर अंदर और बाहर की सिचुएशन बिल्कुल सेम है तो ऐसे केस में नेट मूवमेंट विल बी 0। क्या बोला मैंने, नेट मूवमेंट विल बी 0। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन आ जाओ। नेक्स्ट सिचुएशन में मैंने बोला वाटर मॉलिक्यूल भाई बाहर की तरफ है 15। ठीक है, सल्यूट मॉलिक्यूल या शुगर बाहर की तरफ है 5। ठीक है, अब अंदर की तरफ मैंने बोला वाटर मॉलिक्यूल है 10, शुगर मॉलिक्यूल भी हो गए आपके 10। अब देखो कहां पर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है बच्चों, बाहर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है। तो क्या होगा, वाटर कहां से मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो बाहर से वाटर जाएगा अंदर की तरफ। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड सिचुएशन पे। थर्ड सिचुएशन बच्चों क्या बोल रही है कि मैंने बात करी वाटर मॉलिक्यूल मेरे हैं 10, तो शुगर कितना हो जाएगा 10, क्योंकि हम 20 कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब अंदर की तरफ मैंने बात करी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं 15 और शुगर मॉलिक्यूल्स हैं 5। यहां पर ज्यादा कहां पर है, ज्यादा वाटर है अंदर की तरफ। ठीक है, तो मूवमेंट क्या होगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब इनसाइड से मूवमेंट होगा आउटसाइड दी सेल। अब आओ इनको दे देते हैं हम इनके नेम्स। ठीक है, पहले वाले में क्या हुआ, देयर इज नेट मूवमेंट क्या है 0 है। ठीक है, मतलब अंदर जितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उतने ही बाहर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। नेट कोई भी ऐसा चेंज नहीं दिख रहा हमको। इस तरीके के हम सोल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। बच्चों ध्यान रखना, आइसोटोनिक सोल्यूशन या मैं बोल रही हूँ टाइप ऑफ सोल्यूशन क्या है, सेल के कंपैरिजन में बाहर का सोल्यूशन कैसा है उसका हम नाम दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सेल के कंपैरिजन में बाहर का सोल्यूशन कैसा है, बिल्कुल सेल बराबर है, तो इसको हमने बोला आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट सिचुएशन में। सेल के मुकाबले बाहर का सोल्यूशन कैसा है, डाइल्यूटेड है। डाइल्यूटेड मतलब वाटर कंटेंट ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। क्या बोला मैंने, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखो, सेल के कंपैरिजन में बाहर का सोल्यूशन कैसा है, कम डाइल्यूटेड है या फिर मैं बोलूं कंसंट्रेटेड है। कोई चीज कंसंट्रेट होती है तो आप उसको बोलते हो हाइपर। जैसे आपका नॉर्मल रिएक्शन है, अगर आप बहुत ज्यादा भाई चिल्लाने लगो या बहुत इमोशनल होने लगो, ठीक है, तो सामने वाला बोलता है ना यार इतनी हाइपर क्यों हो रही है, राइट। मतलब हाइपर मतलब कंसंट्रेटेड, जो नॉर्मल चीज है उससे ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं या फिर ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक
सोल्यूशन। ठीक है, समझ में आया? एक बार वापस बता रही हूं। आइसोटोनिक सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन हुआ? जब अंदर और बाहर वाटर का कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम सेम है, उसको आप बोलोगे आइसोटोनिक सोल्यूशन, मतलब नेट मूवमेंट जीरो होगा। ठीक है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन की जब हम बात करें तो अंदर के कंपैरिजन में, सेल के अंदर के कंपैरिजन में बाहर पानी ज्यादा है, मतलब डाइल्यूटेड है। ठीक है, क्या बोला मैंने? डाइल्यूटेड है। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब लास्ट सिचुएशन में क्या हुआ? अंदर के कंपैरिजन में सेल के बाहर पानी की मात्रा कम है, मतलब सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है। क्या बोला मैंने? सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है। ऐसे सॉल्यूशन को बोलोगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं एक डायग्राम से बता रही हूं कि भाई ये सब तो हो गया, अब इसका सेल पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला? चलो देखते हैं इसका सेल पे क्या असर पड़ेगा, फिर फटाफट एनसीईआरटी में जो लिखा है वो रीड कर लेते हैं, बड़ा इजी होगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब तो आपको सब आता है। अब पहली सिचुएशन क्या हो गई? देखो, पहली सिचुएशन क्या हो गई? सबसे पहले से चलते हैं। आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब सेल के बाहर जो सोल्यूशन है और सेल के अंदर जो सोल्यूशन है, या फिर सेल के बाहर जो वाटर कंटेंट है और सेल के अंदर जो वाटर कंटेंट है वो बराबर है। मतलब यहां पर अगर H2O 10 है तो भाई इधर भी आपका H2O 10 रहेगा। सोल्यूशन हम बच्चों वही लेकर के चलेंगे 20, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, कांस्टेंट हो गया, मतलब जितना पानी सेल के अंदर जाएगा उतना ही पानी सेल से बाहर निकलेगा, तो सेल के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा, ना सेल बड़ा होगा ना सेल छोटा होगा। ठीक है, तो आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर देयर इज नो चेंज इन सेल। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी सिचुएशन पे। ये हमने बोली हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब वाटर कंटेंट बाहर क्या है? ज्यादा है। ठीक है, वही लेकर के चलो बच्चों, 20 याद रखो आप लोग। बाहर मैंने बोला 15 है और अंदर मैंने बोला कम है, कितना हो गया? 10 बोल दो। ठीक है, तो क्या होगा? अब जो वाटर है, वाटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। क्या बोला? क्योंकि इसको बराबर करना है, क्या होगा? बाहर से सेल के अंदर पानी भरने लग जाएगा। अगर सेल के अंदर पानी भरने लग जाएगा तो सेल क्या होगा? स्वेल हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या हुई भाई? सेल जो है आपका, अब मेरा जो सेल है वो स्वेल हो गया। देखो, हो गया ना, स्वेल हो गया। ठीक है, तो जब आप बोल रहे हो सेल स्वेल हो रहा है, इसको आप बोलते हो टर्जिडिटी। क्या बोला मैंने? सेल बन गया आपका टर्जिड, बहुत ही स्टिफ, एक शेप ले लिया, टर्जिडिटी। ठीक है, अब एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस भी हमको समझना है कि भाई ये तो सोल्यूशन हो गया, ऑस्मोसिस कौन सा ऑस्मोसिस हुआ ये भी तो हमको बात करना है। ठीक है, तो दो नाम याद रखो आप, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। याद कैसे करोगे? बहुत छोटी सी ट्रिक है बेटा, दो चीजें आपके, या तो पानी एंटर करेगा सेल में या तो पानी एग्जिट करेगा सेल में। दिख गई होगी ट्रिक, है ना? अगर पानी एंटर कर रहा है तो कहलाएगा एंडोस्मोसिस, अगर पानी एग्जिट कर रहा है तो कहलाएगा एक्सोस्मोसिस। कभी कंफ्यूज ही नहीं होगे। यहां पर क्या हो रहा है? पानी एंटर कर रहा है, तो ये कंडीशन कहलाएगी आपकी एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट सिचुएशन के ऊपर। लास्ट सिचुएशन क्या बोलती है? लास्ट सिचुएशन है हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब
बाहर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, डाइल्यूटेड है कि कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, तो वाटर हमारा कम हो गया, अंदर की तरफ वाटर हमारा ज्यादा हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब मूवमेंट कहाँ हो रहा है, अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है ताकि बैलेंस हो जाए। अब अगर मूवमेंट अंदर से बाहर की तरफ होगा तो क्या होगा, सेल का साइज छोटा हो जाएगा, उसका कंटेंट कम हो गया, तो हमने बोला सेल का साइज छोटा हो गया। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमारा सेल श्रिंक हो गया। जब सेल श्रिंक होता है तो उसको हम बोलते हैं फ्लैसिड, ऐसे सेल को हम बोलते हैं फ्लैसिड। आ जाओ पीछे वापस से, एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल इज नोन एज एक्सऑस्मोसिस, तो इस तरीके के ऑस्मोसिस को आप बोलते हो एक्सऑस्मोसिस। ठीक है, सिंपल, समझ में आया। वापस से फटाफट मैं बता रही हूं क्या है, ऑस्मोसिस मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हमने बोला कि सेल के बाहर होता है सोल्यूशन, उस सोल्यूशन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। या तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन अंदर और बाहर बिल्कुल सेम होगा, ऐसे सोल्यूशन को आप बोलोगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। इस केस के अंदर नेट ऑस्मोसिस या नेट मूवमेंट क्या होगा, 0 होगा, कोई ऑस्मोसिस देखने को नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो गई, नेक्स्ट हो गई बाहर का सोल्यूशन अंदर के कंपेयर में थोड़ा सा डाइल्यूटेड है। ठीक है, डाइल्यूटेड है तो हमने बोला हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक होगा तो बराबर करने के लिए मूवमेंट क्या होगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ऐसे सिचुएशन को आपने क्या बोला, एंड ऑस्मोसिस। सेल क्या होगा, स्वेल्व होगा या टर्जिड होगा। नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो गई, अंदर के कंपैरिजन में बाहर जो सोल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड है, मतलब वहां पर वाटर कंटेंट कम है, तो हमने बोला मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हाई कहाँ है, सेल के अंदर, कम कहाँ है, सेल के बाहर, तो मूवमेंट क्या होगा, अंदर से बाहर। जब वाटर सेल के अंदर से बाहर निकलेगा तो वो श्रिंक हो जाएगा या फिर फ्लैसिड हो जाएगा, इसको आप बोलोगे एक्स ऑस्मोसिस। ठीक है, अब आ जाओ फटाफट एनसीईआरटी लीड करते हैं और रैप अप करते हैं हमारे वीडियो को। ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो क्या बोल रहा है, वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉज ऑफ डिफ्यूजन, यही मैंने बोला, डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो क्या हुआ, वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉज ऑफ ऑस्मोसिस। The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis। बच्चों जिसके पास पुरानी एनसीईआरटी है, सेलेक्टिवली नहीं मिलेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मिलेगा, चेंज कर लेना सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में। ठीक है, the movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in the water। सोल्यूशन होगा ना, हर बार थोड़ी ना प्योर वाटर मिलेगा। Thus, osmosis is the passage of water. Osmosis is the passage of water from a region of higher water concentration through a semi-permeable membrane। देखो इसको कर लो, selectively permeable membrane to a region of lower water concentration। ठीक है, thus osmosis is the passage of water from a region of higher water concentration through a selectively permeable membrane to a region of lower water concentration। ठीक है, अब ये पूछ रहा है what will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water। अब वही 3 सिचुएशन हो गई। क्या क्या सिचुएशन हो गई, पहली सिचुएशन हो गई, देखो, if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, water बाहर ज्यादा है मतलब diluted, means that the outer solution is very diluted, the cell will gain water by osmosis, movement of water from higher concentration to lower concentration। Such a solution is known as hypotonic
सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर है ये? अब आपको तो पता ही है सब कुछ, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव द सेल। द नेट ओवरऑल result is that the water enters the cell is likely to swell up। यही बात करी थी। नेक्स्ट देखो एनसीईआरटी क्या बोल रही है। If the medium has exactly the same amount of water concentration as the cell, there will be no net movement of the water across the cell membrane। ठीक है, अब हो गया ना, कितना इजी हो गया। Such a solution is known as, अब तो आपको पता है, isotonic solution। Water crosses the cell membrane in both the direction, but the amount of going in is the same as the amount of going out। ठीक है, यही हमने बोला आइसोटोनिक में जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है। तो देयर इज नो ओवरऑल movement of water, the cell will stay the same size। लास्ट आ जाओ, लास्ट बोल रहा है if the medium has a lower concentration of water, मीडियम के अंदर बाहर वाटर का कंसंट्रेशन कैसा है, लोअर है देन दी सेल, मीनिंग दैट इट इज अ वेरी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, such a solution is known as a hypertonic solution। Again, water crosses the cell membrane in both the direction, but this time more water leaves the cell than entering it। ठीक है, therefore the cell will shrink। इसको बोलते हो एक्सोस्मोसिस, उसको बोला एंडोस्मोसिस। ठीक है, ये कहलाएगा एक्सोस्मोसिस। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज एंडोस्मोसिस। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया हो कि भाई ऑस्मोसिस क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, एंडोस्मोसिस क्या होता है, एक्सोस्मोसिस और क्या होता है। तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू कमेंट मी आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आपको और कौन कौन से टॉपिक समझने हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।